जी नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले दो कॉलर थे, उन्होंने बड़ी इम्पोर्टेंट जो है वो सवाल किए थे। दोनों सिचुएशन जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये सिचुएशन जो है वो, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों की जॉब जो है वो जाती रही हैं, या फिर जो जॉब कर रहे थे उसमें जो है उनकी अर्निंग में कमी आ गई है। और जब अर्न में कमी आ जाए, क्योंकि आपके एक्सटेंशन के लिए आपको 18,600 तनख्वाह, जब आप अप्लाई करेंगे एक्सटेंशन के लिए तब भी आपको 18,600 तनख्वाह का जो रिक्वायरमेंट है, थ्रेश होल्ड है, वो आपको मीट करना ज़रूरी है। तो ये सिर्फ उस वक्त नहीं अप्लाई करता जब आप बाहर से अपना बीवी या हस्बैंड को लेकर आ रहे हैं। ये कंटिन्यूस रहेगा जब तक आपको इंडेफिनिट लीव नहीं मिलती है। तो नॉर्मली जो स्पाउस होते हैं वो 5 साल की रूट पे होते हैं, लेकिन 5 साल की रूट पे तब तक ही रहेंगे जब तक आपकी आने वाली 2 एक्सटेंशन है उसमें आप 18,600 तनख्वाह जो है वो थ्रेश होल्ड मीट करते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज का जो है वो भी A1 जो है वो आपने किया है, तो तब आप इसी रूट पे रहेंगे 5 साल के रूट में। अगर आप इससे जो है वो पूरा नहीं कर सकते थ्रेश होल्ड को या इंग्लिश लैंग्वेज को, तो फिर आपको 10 साल के रूट पे जो है वो डाल देंगे। फिर आपकी जो है वो 10 साल के बाद इंडेफिनिट लीव होगी, और नेशनलिटी भी फिर आप 10 साल के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। इस पीरियड में आप कोई भी जो है वो बेनिफिट वगैरह नहीं ले सकते। जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी जो एक पार्टनर है वो अर्निंग कर रहा है या वो भी नहीं कर रहा, उसकी भी जॉब चली गई है, और ये या आपकी दोनों की जॉब मिलाकर जो है आपकी अर्निंग बहुत कम हो गई है, आपका अखराजात मीट नहीं हो रहे, तो फिर जब एक्सटेंशन अप्लाई करेंगे तो आप फ़ी एग्जामेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें यह है कि तकरीबन 3,000 पाउंड जो होम ऑफिस का फ़ीस है, हेल्थ से चार्जेस की आई थिंक आजकल तो तकरीबन 1,700 पाउंड वो है, 1,200 पाउंड तकरीबन जो है वो इमिग्रेशन चार्जेस हैं। तो ये 3,000 पाउंड तक जो है ये तो आ जाता है। अगर आप वकील के पास जाएंगे तो वकील अपने भी चार्जेस जो है वो तो लेगा, लेकिन फ़ी एग्जामेशन जो है वो आपको मिल जाएगी, होम ऑफिस फ़ी। लेकिन सलिसिटर से तो जो अगर आप एप्लीकेशन करते हैं तो वो फ़ी आपको देनी पड़ेगी। दूसरा जो वो कॉम्प्लिकेशन जो थी वो आगे जाकर बहुत सारे यूरोपियन जो लोग इधर डिपेंडेंट आए हुए हैं उनके लिए होगी। नॉर्मली तो ये होना चाहिए था जब उन्होंने एप्लीकेशन किया तो उनके जो बीवी और बच्चे थे उनको भी डिपेंडेंट शो करते, यानी कि भाई के अलावा उनको भी स्पॉन्सर का डिपेंडेंट जो यूरोपियन जो भाई उनका था उनका ही डिपेंडेंट शो करते, एप्लीकेशन साथ में के करते पूरी फैमिली का। तो वो उसमें यह है कि वो सब इधर आ जाते, फिर ये कॉम्प्लिकेशन जो है वो नहीं होती जो कॉलर जो हमें बता रहे थे। लेकिन उन्होंने कोई जो भी उनका एडवाइज़र था वो इतना ज़्यादा जो है उसकी इमिग्रेशन की महारत नहीं थी, ना ही अंडरस्टैंडिंग ना एक्सपीरियंस थी, तो उसने ये अजीब से तरीके में जो है वो डिवाइड कर दिया कि भाई को खाली डिपेंडेंट पैदा शो करके तो वो ले। अब ये नॉर्मली या तो हो सकता है ये स्टेट वे वीज़ा लग गया, इमिग्रेशन वालों को इस बात का इल्म नहीं हुआ कि ये बंदा खुद जो है इसके बीवी और बच्चे हैं, और अगर ये भाई का खुद भाई का डिपेंडेंट है तो बीवी और बच्चे जो हैं वो किसके डिपेंडेंट है। तो ये इस पर तो डिपेंडेंट हो नहीं सकते, क्योंकि ये खुद ही अपने एसेंशियल नीड के लिए अपने भाई की पे रिलाई कर रहा है। तो इसके बच्चे वो कुछ ना कुछ उन्होंने एप्लीकेशन में ऐसा किया हुआ है जिससे इमिग्रेशन वालों को इस बात का इल्म नहीं हुआ है कि इसके अपने बच्चे और बीवी भी है। तो अब आगे जाकर इनको ये कॉम्प्लिकेशन आएगी, क्योंकि ये 5 साल तक जब तक ये इंडेफिनिट लीव इनको नहीं मिलता, ये एज अ डिपेंडेंट शो किए जाएंगे अपने भाई के। जब ये डिपेंडेंट शो किए जाएंगे तो फिर ये अपने बीवी और बच्चों को नहीं बुला सकेंगे। यूरोपियन रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर एप्लीकेशन तो आप जा नहीं सकते, हम यूरोप से बाहर आ चुके हैं। तो ये क्या होगा कि ये अगर बुलाने की कोशिश करेंगे तो फिर हमारा जो नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन यूके के, जिसमें अगर आप बीवी और बच्चों को बाहर से बुलाना चाहते हैं 18,600 तनख्वाह जो है वो थ्रेश होल्ड वो आपको मीट करनी पड़ेगी, इंग्लिश लैंग्वेज भी करना पड़ेगा, फ़ीस भी देनी पड़ेगी, क्योंकि यूरोपियन के लिए जो इमिग्रेशन फ़ीस है वो एग्जाम्प्ट थी। अब इनको फ़ीस बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी, क्योंकि जो है तकरीबन 3,000 तो खाली इसकी इनकी जो बीवी है उनकी अगर एप्लीकेशन करते हैं तो वो फ़ीस होगी, साथ में जो है वो 4 बच्चे हैं तो उनका भी 3-3 हज़ार करें तो ये जो है ये इनको कम से कम जो है ये 15-16 हज़ार पाउंड खाली जो है ये बच्चों को यहाँ पे लाने की जो है वो फ़ीस, होम इमिग्रेशन की फ़ीस पड़ेगी इनको। और उसके अलावा तकरीबन क्योंकि 4 बच्चे और बीवी हैं, ये 18,600 तनख्वाह नहीं, इनको तकरीबन 30,000 ग्रॉस अर्निंग जो है सालाना शो करनी पड़ेगी। और अगर ये ऐसा करते हैं
कि अपनी बीवी और बच्चों को बुलाते हैं और इतनी तनख्वाह शो करते हैं, फिर ये अपने भाई के डिपेंडेंट नहीं रह जाते। कि डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि ये इनका जो अखराजात हैं, इनकी जो एसेंशियल नीड्स हैं, वो इनके भाई पूरे कर रहे हैं। ये आने इधर जब से इधर आए हैं 5 साल का अरसा जो इधर रहेंगे, तो ये स्टिल अपने भाई के डिपेंडेंट हैं। वो फिर जो अगर 30,000 35,000 ये खुद कमा रहे हैं, फिर ये डिपेंडेंट नहीं रह जाते, फिर उनकी जो डिपेंडेंसी है वो भी ख़त्म हो जाती है, और फिर जो वीज़ा है वो तो डिपेंडेंट वीज़ा है। तो ये आगे जाकर इनके लिए कॉम्प्लिकेशन होगा। इसलिए अगर ऐसी सिचुएशन में आई थिंक बहुत सारे लोग पॉसिबल है आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूरोपियन लोग जो हैं एक्सटेंडेड फैमिली वो इधर आए हैं। अगर किसी का इस ऐसी सिचुएशन है तो बेहतर यही है कि आप कोई अच्छा सा वकील जो है जिसे इस रूल्स एंड रेगुलेशन की समझ है, उसके पास आप जाएं जब आपने इस किस्म का एप्लीकेशन करना है। या फिर स्टूडियो से जो है हमारा दफ्तर का नंबर ले लें, मेरा मोबाइल नंबर ले लें, तो ये डिटेल, क्योंकि इसीलिए हम कहते हैं कि कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें हम डिटेल जो है एडवाइस ऑन दी लाइव नहीं दे सकते जब तक हम पेपर ना देखें कि ऐसी सिचुएशन क्यों आई है, जब कि होनी नहीं चाहिए कानूनी तौर से। तो ये ऐसी सिचुएशन में कैसे इनको डाला गया, किसने इनको एडवाइस की इस तरीके से करने की, और कौन से पेपर दिए गए हैं, और क्या इमिग्रेशन को इनको इनकी पूरी सर्कमस्टेंसेस के हवाले से इल्म था या नहीं था। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हम जनरली एडवाइस करते हैं लाइव, और अगर डिटेल एडवाइस चाहिए ऐसे केसेस में जो है आपको डेफिनेटली डिटेल एडवाइस चाहिए। लीगल कॉम्प्लिकेशन रूल बदलने की वजह से या हम यूरोप से निकलने की वजह से हुई है, तो अब इसका जो है वो हल क्या है, आगे जाकर क्या तरीक़ाकार है आपने वो जो डिपेंडेंट था उनको अपने बीवी और बच्चों को बुलाने के लिए। तो नाज़रीन, ये यूरोपियन हवाले से जो है ये बात हो रही थी, क्योंकि यूरोपियन रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, बहुत सारे लोग आ भी चुके हैं, और बहुत सारी अपील्स जो हैं वो पेंडिंग भी पड़ी हुई हैं, और बहुत सारी ऐसी अपील हैं जो एक्चुअली हर्ड हो चुकी हैं, और वीज़े भी लोगों के जो है अपील्स अलाउ भी हो चुकी हैं। लेकिन अब जो है वो अदालत से या तो उनको जो है वो डिसीजन लेटर नहीं आ रहा, अगर डिसीजन लेटर आ चुका है और जीत गए हैं वो, तो फिर होम ऑफिस वाले जो हैं वो उनको रेजिडेंस जो कार्ड होता है वो जो है वो इशू नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में स्टक हैं। लास्ट प्रोग्राम में भी, उससे पिछले प्रोग्राम में भी मैंने इस बारे में बात की थी कि होम ऑफिस के पास बहुत सारा बैकलॉग है, और सिचुएशन ज़्यादा वर्स इसलिए हो रही है कि उनके जितने भी वर्कर्स हैं वो एक्चुअली घर से काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली घर से काम करने की बहुत सारी टेक्निकल मसले भी बन सकते हैं। फ़ाइल का उन तक पहुंचना, आप कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जहां पे आप इंक्वायरी करा सकें, कोई ऐसी ईमेल नहीं है जहां पे आप ईमेल भेज सकें। जनरल इंक्वायरी मौजूद है, लेकिन उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा ईमेल करने का या फ़ोन करने का। वो ज़्यादातर जो है वो आउटसाइड जो कंपनियाँ हैं उनको होम ऑफिस ने जो है एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है कि उनके फ़ोन आंसर करें। उनके पास कोई भी डिटेल जो है वो मालूमात नहीं होती है। जो भी उनके जो कंप्यूटर पे जब आप रेफरेंस देंगे जो शो हो रहा होगा वो उतनी बात आपको बताएंगे, उसके अलावा कोई और बात वो ना जानते हैं, ना ही आपको वो बता सकेंगे। तो ये वेरी सैड सिचुएशन है। ऑब्वियसली कुछ तो ये पैंडेमिक की वजह से क्रिएट की गई है, और कुछ आई थिंक होम ऑफिस जो है उनको दे नीड टू गेट दे एक्ट टुगेदर, और उनको जो है वो ऐसी पेंडिंग जो एप्लीकेशंस हैं या पेंडिंग जो जिनके लोगों के केस जीते गए हैं और उनको कार्ड इशू करने हैं, तो उसमें उनको या तो ज़्यादा जो है वो लोग एम्प्लॉय करने पड़ेंगे या सिस्टम को जो है वो ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि इस वजह से बहुत सारे लोग स्टक हैं जो एक्चुअली जिनके अलाउ हो चुकी हैं अपीलें, वो उनको अब कार्ड नहीं मिल रहे हैं, और आगे वो जो है उनके लिए बहुत सारे मसले और मसाइल जो है वो पैदा हो रहे हैं इस जो है ये डिले की वजह से। और डिले इनफैक्ट बहुत ज़्यादा है। और अमेजिंग थिंग ये है कि किसी, जैसे मैंने कहा कि कोई भी ऐसा होम ऑफिस ने रास्ता नहीं छोड़ा है जहाँ पे आप उनको फ़ोन करके या ईमेल करके आप डेट मालूमात कर सकें। वैसे तो वो एक्चुअली आप ऑनलाइन जाकर अपना एप्लीकेशन डालकर वो आप ख़ुद भी पता कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी आपको जो है वो नहीं आएगा, यही लिखा होगा कि पेंडिंग है, आपका केस चल रहा है, आप इंतज़ार करें, दैट्स इट। उसके अलावा जो है वो कोई इंडिकेशन नहीं है कि कितने अरसे तक चल रहा है और इसमें कितने जो है वो टाइम लगेगा। तो ये ऑब्वियसली वेरी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है, क्योंकि ऐसे ऐसे हमारे पास क्लाइंट है जो
यानी कि फॉर एग्जांपल इंटरव्यू दे आ रहे हैं, सालम इंटरव्यू मेन जो उनका था वो हो चुका है, अब साल हो गया कि इंटरव्यू होने के बाद जो है वो उनको अब तक कोई फ़ैसला नहीं आ रहा। ये जो सिचुएशन है ये फ्रस्ट्रेटिंग है। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे पास जिन्होंने 20 साल मुकम्मल कर लिए हैं यहाँ पे रहने के, और उनके हमने एप्लीकेशन किए हुए हैं और वो 6 माह साल हो चुका है, उनका भी कोई डिसीजन नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बेचारे पहले ही 20 साल यहाँ पे गुजार चुके हैं। अब 1 साल एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई फ़ैसला नहीं आ रहा, और कोई ऐसा तरीकाकार नहीं है आप होम ऑफिस को चैलेंज कर सकें या उनसे कोई इन्फॉर्मेशन ले सकें कि कितना अरसा आप लगाएंगे, क्या टाइम फ्रेम है आपका कि जिसमें आप जो है ये फ़ैसला करेंगे। ये एक ऑब्वियसली वेरी अनरीजनेबल है, वेरी अनफेयर है, और ऐसे लोग जो होते हैं बड़े वनरेबल होते हैं, क्योंकि बड़े अरसे से वो स्टक होते हैं, अपनी फैमिली से दूर होते हैं। तो हमारे पास भी ऐसे क्लाइंट हैं जो बार बार फ़ोन करते हैं, और हमें भी टू बी ऑनेस्ट विद यू कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिस पे हम उनको कोई मदद कर सकें। तो हमें भी फील होता है कि इनकी सिचुएशन जो है वो बड़ी इमोशनली डिफ़िकल्ट है, और आगे कोई ऐसा जो है वो हम उनको तसल्ली बख्श जो है वो जवाब भी नहीं दे सकते कि होम ऑफिस क्या टाइम लगाएगा, क्या टाइम फ्रेम है उनकी, तो जिसमें वो फ़ैसला कर सकेंगे। तो मज़ीद यानी कि वो कॉल हमें करते हैं कि शायद हम उनको कुछ तसल्ली दे सकें, उनका थोड़ा सा ये जो वरी है उसको कम कर सकें। वो कम तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास भी कोई ऐसा जो है वो रास्ता नहीं है होम ऑफिस ने छोड़ा जिस पे हम जाकर उनसे जो है वो इस जो है वो कोई टाइम फ्रेम का जो है वो इंफॉर्मेशन ले सकें। अब जुडिशल रिव्यू होता है एक, जिसमें हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं उनको चैलेंज करने के लिए। तो नॉर्मली ये होता है कि अगर साल का अरसा हो तो वो जुडिशल रिव्यू पे भी जाएंगे, तो जुडिशल रिव्यू पे जो जज बैठा हुआ वो कहेगा नहीं देखें जी पैंडेमिक है, बैकलॉग है, उसकी वजह से होम ऑफिस के जो ऑफिसर्स हैं वो होम ऑफिस से काम नहीं कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से ये पैंडेमिक की वजह से जो है वो डिले जो है वो बना है। तो इसमें होम ऑफिस का कोई खासा कसूर नहीं है, आप को यहाँ नहीं आना चाहिए था, तो उसका भी कोई ऐसा फ़ायदा नहीं, ख़र्चा भी आपको हो जाएगा, उसमें भी आपको कोई जो है वो तसल्ली बख्श जो है वो आंसर नहीं मिलेगा। ये वेरी अनफॉर्चुनेट किस्म की सिचुएशन है। आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट विद यू कि इसमें यही हो सकता है कि आप अपने जो एमपी वगैरह हैं उनके पास जाएं, आपके काउंसलर के पास जाएं, उनसे जो है वो लेटर लिखाएं। ये एक दो का तो ये है कि आप करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा तो नहीं होगा। ये तो ये है कि एक ग्रुप, एक लॉबी हो जो अपने जो इलाके के जितने भी आपके जो अपने अपने एरिए के वो आपके काउंसलर और एमपी हैं वो लिखें, और इनफैक्ट गवर्नमेंट के जो है वो अटेंशन में लाया जाए, पार्लियामेंट के अटेंशन में लाया जाए कि ये इस तरीके ये जो प्रोसीजर चल रहा है अब जो होम ऑफिस का डिले का, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जो है वो मसले मसाले बने हुए हैं, और इसका कोई जो है फौरी हल जो है वो निकाला जाए, तो तब जाकर शायद ये सिचुएशन जो है वो बदल जाए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ज़्यादातर ऑल अदर ऑर्गेनाइजेशंस डिपार्टमेंट वो एक्चुअली दफ्तर में जाकर काम कर रहे हैं, तो वाई होम ऑफिस या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जो है वो इनफैक्ट जो है वो स्टिल घर से काम कर रहे हैं, 2 साल होने को आ रहे हैं, तो उनको लगता है कि कोरोना ज़्यादा लगेगा और दूसरे लोगों के लिए कोरोना जो है वो कोई रियायत कर जाएगा। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट की गई है, और इसको आगे जाकर कैसे जो है हल करेंगे। तो ये है कि अब क्या किया जाए। सिचुएशन ये जो प्राइम मिनिस्टर ख़ुद तो पार्टी कर रहा है, लोगों को कह रहा है कि आप जो है वो घर में रहें, तो किसी को मिले ना। अब इस किस्म की सिचुएशन है, इसमें तो ये तो लोग बाहर निकलेंगे, अपना एहतजाज करें और अपना मसला मसाइल जो है उसको आवाज़ उठाएं, तब भी जाकर ये सूरत हाल बदलेगी, वरना तो मुझे नहीं लगता कि ये सूरत हाल बदलने वाली है। क्योंकि अब मैं ऑब्वियसली ये लीगल प्रोग्राम है, तो इससे ज़्यादा मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूँ। मैं इतनी कह सकता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मेरा काम बनता है, जो हमारे क्लाइंट है या जो व्यूअर हैं जो देख रहे हैं, जो इस सिचुएशन में मुब्तला हैं, जो बड़े अरसे से बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा केस का कोई फ़ैसला होगा और कब होगा ये भी नहीं आपको मालूम,
तो ये फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है और कानूनी तौर पे जो है ये ऑब्वियसली अनरीज़नेबल और अनफेयर है, ये होना नहीं चाहिए, इसका कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं है, क्योंकि जब बाकी सब डिपार्टमेंट जो है वो दफ्तर में जाकर काम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के जो इवन अदालतों का भी यही सिस्टम है, काउंटी कोर्ट्स बाकी जितने भी कोर्ट्स हैं, ट्राइब्यूनल्स भी हैं, ये सब जो है ये जो है रिमोट हेयरिंग हो रही है और वहाँ पे भी कोई भी बंदा जो है वो बेसिकली जो है वो कोर्ट या ट्राइब्यूनल से काम नहीं कर रहा, वो भी घर से काम कर रहे हैं। और घर से काम करने का प्रॉब्लम ये है कि उनके पास फाइल होती नहीं है, डिटेल जो है वो बात वो बता नहीं सकते। मोस्टली जो है जब भी कोई केस चल रहा है, जब आप कोई एप्लीकेशन देते हैं या कोई डॉक्यूमेंट भेजते हैं, तो मोस्ट लाइकली वो डॉक्यूमेंट फाइल तक पहुंचते ही नहीं है। और जब हेयरिंग आती है तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि आपका तो कोई भी पेपर जो है वो फाइल पे मौजूद ही नहीं है। और अब जो है जज हज़रात हैं वो घर पे बैठे हुए हैं, घर से वो एक्चुअली जो है वो केस हेयरिंग कर रहे हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सब के वो भी घर से अपना काम कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन जो है एक्चुअली इसको कंट्रोल में ना लाया गया तो ये मज़ीद जाकर आगे जो है वो डिले होगी और डिले बढ़ती जाएगी और उसका हल जो है और कॉम्प्लिकेटेड जो है होता जाएगा। नाज़रीन, मैं यही कह सकता हूँ कि इसके बारे में आप आवाज़ ज़रूर उठाएं, अपने काउंसलर और ये पार्लियामेंट जो को MP है उनको कहें कि आप इस चीज़ को एड्रेस करें कि ये मामला किस तरीके से जो है रिजॉल्व हो सकता है। बात चाह रही थी स्टूडेंट के हवाले से, स्टूडेंट के वीज़े से, तो जैसे मैंने कहा कि इसके बारे में मैं डिटेल हमेशा बात करता हूँ। मैंने बताया कि ये एक रूट ऐसा मौजूद है इस वक्त जिसमें अगर कोई यहाँ पे आकर सेटल होना चाहता है तो वो सेटल हो सकता है। सिर्फ आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको जो है वो अपना अखराजात जो होते हैं वो आपको शो करना पड़ेंगे कि आप मीट कर सकते हैं। लेकिन इतना ख़र्चा आता नहीं है आपकी स्टडी पे जितना आपको शो करना पड़ता है, क्योंकि जब आप यहाँ पे आ जाएंगे 20 घंटे आप काम करने अलाउ हैं तो यूनिवर्सिटी जो है उनके साथ आप सेमेस्टर वाइज पेमेंट का जो है प्लान जो इंस्टॉलमेंट में बना लें, तो फिर जो है इनिशियल कॉस्ट जो आपको तकरीबन जो है वो लेस से 10-12 हज़ार पाउंड आएगी। उसके बाद बाकी जो है वो आप यहाँ से ही अर्न करके अपना अखराजात और यूनिवर्सिटी की फ़ीस दे सकते हैं। और अब जैसे मैंने कहा है कि जब आप स्टडी कर लेते हैं और अगर आपको, जैसे मैंने कहा कि जो हाईली पोटेंशियल इंडिविजुअल का जो वो ये नया रूल आया स्प्रिंग में जो लागू होगा, उसमें और मज़ीद जो है आपके लिए एक जो है वो यहाँ पे स्टे करने का एक बहुत बड़ा मौका मिल गया। क्योंकि उसमें ये होगा कि अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी से हाई क्लास डिग्री लेते हैं, अच्छे मार्क्स में पास होते हैं, तो फिर आपको उसी बेसिस पे यहाँ पे आप स्टे करने के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपको मज़ीद जॉब या एम्प्लॉयर या ऑफ़र जॉब का वो नहीं चाहिए, आप उसी बेसिस पे कर सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप नहीं ले सकते तो फिर आपके लिए दूसरा रूट भी अवेलेबल है, वो ये है कि 2 साल का पोस्ट स्टडी वीज़ा जो है वो भी ऑटोमेटिकली आपको डिग्री के बाद मिलेगा। उसके लिए भी कोई रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि आपके पास जॉब होनी चाहिए, वो 2 साल का आपको पीरियड देंगे जिस पीरियड में आप अगर गैर शादीशुदा हैं तो शादी भी कर सकते हैं। अगर आप काम जो है वो इस पीरियड में मिल जाता है तो फिर आप काम ढूंढ लें। जब काम ढूंढ लेंगे तो फिर आपको 5 साल का वर्क परमिट मिल जाएगा और वर्क परमिट के बाद आपको जो है वो इंडेफिनिट लीव जो है वो मिल जाएगी। तो ये रूट जो है ये यानी कि ओपन किया गया है। इस वक्त जो है ये शॉर्टेज है, मैंने शॉर्टेज के हवाले से भी लास्ट वीक बात की थी कि बहुत सारे ऐसी जो एरियाज़ हैं, डिपार्टमेंट हैं, प्रोफेशंस हैं, उसमें जो है बहुत किल्लत है, बहुत शॉर्टेज है वर्कर की। और तकरीबन सब डिपार्टमेंट ने होम ऑफिस को जो है, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा था कि उन्होंने इस बात का अवेयरनेस की है होम ऑफिस को कि हमें जो है इस एरिया में शॉर्टेज आ रही है और आप कुछ करें इसके हवाले से। तो पहले जैसे आप जानते हैं कि हुआ था कि जो पोल्ट्री फार्म थे, पोल्ट्री वर्कर की बहुत सारी शॉर्टेज थी, तो उसके लिए इन्होंने एक 6 माह का उन्होंने वीज़ा निकाला था पोल्ट्री फार्म के लिए। फिर उसके बाद जो है उन्होंने जो हैवी व्हीकल ट्रक ड्राइवर जो थे उनके लिए भी जो है वो शॉर्टेज थी और क्रिसमस का पीरियड आ रहा था, तो उसके लिए भी 6 माह का इन्होंने एक वीज़ा निकाला था। अब लास्ट वीक मैंने कहा था कि जो केयर वर्कर्स हैं, सोशल केयर वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर, उसमें जो है वो शॉर्टेज आ रही है। तो ये कैटेगरी शॉर्टेज लिस्ट में अब डाल दिया उन्होंने कि केयर वर्कर्स जो हैं। जी नाज़रीन, एक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद जो है इसके बारे में मज़ीद बात करूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? वालेकुम सलाम, मैं साउथ वेल्स न्यूपोर्ट से बात कर रहा हूँ। जी मेरा नाम यूसुफ है। जी जी मुझे मेरी
जो अपने मेरे दामाद की माँ जो है कराची में अकेली रह गई है। हाँ हाँ। उसके उसके हस्बैंड का इंतकाल हो गया लास्ट वीक में। अच्छा अच्छा। अब हम तो एक ही बेटा है, वो यहाँ पे है। तो उनकी अभी उम्र क्या है? उनकी उम्र है 69 है वो। अच्छा अच्छा, 65 से ऊपर है। 65 से ऊपर हो तो फिर जो है ना वो पेरेंट्स वीज़े के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब जो अभी ऑब्वियसली अकेले रह रहे हैं और उनका एक ही बच्चा है वो यहाँ पे है, तो अब इसमें दो चीज़ें आपको मज़ीद, एक तो बंदा जो है वो 65 से ऊपर होना चाहिए, वो तो आपने बता दिया वो ऊपर है। उसके अलावा दूसरी दो कंडीशंस ये होती हैं कि एक तो वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, यानी कि जो आपका जो ये सन इन लॉ है वो उनको आप जो है ख़र्चा भेजता है, उनके ख़र्चे पे वो डिपेंडेंसी उनकी है, और ये भी शो करना पड़ेगा। तीसरा जो है वो ये शो करना पड़ेगा कि वो बीमार हैं, वो अकेले नहीं रह सकते, वहाँ पे उनका कोई भी लुक आफ्टर करने वाला बंदा नहीं है, उनको यानी कि डेली बेसिस पे जो है उनको जो है वो केयर चाहिए। और उसके हवाले से आप फिर जो है आपने उनके जो डॉक्टर वगैरह हैं उनसे रिपोर्ट ले लें कि उनको अगर कोई इलनेस है तो वो उस इलनेस यानी कि किस स्टेज पे है, उनको कितना केयर चाहिए। अब इसमें एक बात आपको जो है ना वो मद्देनज़र रखनी पड़ेगी, वो ये है कि जब आप ऐसा एप्लीकेशन डालते हैं पेरेंट्स का, तो यहाँ पे ये जो है ना नॉर्मली जो टेंडेंसी है इसका, एक तो फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तकरीबन ये 5,000 पाउंड तक आपका जो है ये उनकी फ़ीस, अगर जब होम ऑफिस की फ़ीस है तकरीबन 5,000 पाउंड तक। तो आप जब डालेंगे तो वो देखते ये हैं कि इनकी लुक आफ्टर, ये अब तक इनकी कौन लुक आफ्टर कर रहा था। अगर वो वहाँ पे रह रहे हैं, ऑब्वियसली जैसे आपने बताया कि उनके हस्बैंड जो है वो अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, दुनिया से चले गए हैं, तो जी आमीन। तो वो फिर उस अरसे से लेकर अब तक जो है वो किस तरीके से अकेले मैनेज कर रही हैं, ये चीज़ जो है ये आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि वो किस तरीके से जो है मैनेज कर रही हैं। क्योंकि वो जब यहाँ आए एप्लीकेशन करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है ECO जो है ना, एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर, वो इन चीज़ों को जो है वो देखेगा, बड़े गौर से कंसिडर करेगा कि ये जो है ये अकेले कैसे रह रही है। क्योंकि समटाइम ऐसे होता है कि आपके पास कोई और इंडिविजुअल था, जैसे आपकी कोई डॉटर है या ग्रैंड डॉटर है, वो साथ थी और उनकी शादी होगी, अब वो अकेले हो जाएंगे और उनके पास अब कोई भी नहीं रहेगा और कोई भी लुक आफ्टर नहीं कर सकेगा। दूसरा ये होता है कि वो ये कहते हैं कि जो पैसे आप यहाँ से भेज रहे हैं उनकी लुक आफ्टर के लिए, वो आप वही पैसे मज़ीद आप दें और वहाँ से कोई केयर वर्कर आप एम्प्लॉय कर लें, जो केयर वर्कर उनकी लुक आफ्टर कर सके वहाँ पे, रादर यहाँ पे लाने की क्या ज़रूरत थी, आप उनको वहाँ पे क्यों नहीं केयर वर्कर प्रोवाइड कर सकते। तो ये भी सिचुएशन है जिसको आपको एड्रेस करना पड़ेगा। हमारा रिसेंटली ऐसे हुआ कि हमारा कोई क्लाइंट थे, उन्होंने यही किया कि उन्होंने केयर वर्कर वहाँ पे एम्प्लॉय किए और केयर वर्कर की नेग्लिजेंस की वजह से उनको कोई गलत जो है वो मेडिकेशन दी गई। उनकी जो वालिद थे, तो वालिद जो है वो एंड अप इन हॉस्पिटल, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में। सर्वाइव तो वो कर गए, लेकिन अब वो जब हमारे पास आया तो उन्होंने बताया हमें कि ये सिचुएशन है और अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हम उनको यहाँ पे लेकर आना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि भाई साहब ये आप सारा चीज़ है जो अब अप्लाई करेंगे हम उनको बताएंगे कि हम ये सारे ऑप्शन जो है वो ट्राई कर चुके हैं, ये काम नहीं किए, इसलिए अब हम जो है ये आखिरी ऑप्शन यही है हम उनको यहाँ लेकर आ सकें। तो इसके लिए आप बेहतर यही है कि हमारा नंबर ऑफिस से ले लें, तो हम आपको मज़ीद जो गाइड कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इसका जो ऑल्दो आप अप्लाई तो कर सकते हैं, वो रूल रेगुलेशन मौजूद है, लेकिन जब ये फैसला करने पे आते हैं तो चांसेस यही हैं कि अगर सही तरीके से ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ एड्रेस ना की गई तो ये रिफ्यूज़ होगा और फिर अपील पे जाएगा। अपील का राइट भी आपको है, लेकिन जब अपील पे भी जाएंगे तो आपको यानी कि ये जो सवाल मैं कर रहा हूँ यही सवाल जो है जज भी आपके जो है वो जो है आपको उसको भी आंसर करने पड़ेंगे। तो अगर इनका पहले ही आपने कोई हल ढूंढा हुआ है तो फिर ये है कि शायद स्ट्रेट वे लग जाए, अगर स्ट्रेट वे नहीं लगता तो अपील पे जाके इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये मुश्किल टास्क है, तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन जो है वो पहले सही तरीके से करनी पड़ेगी। जी शुक्र जी। वो तो डिपेंडेंट तो बरसों से अपने बेटे के ऊपर है, क्योंकि एक ही बेटा है। देखिए ये दो चीज़ें तो मुकम्मल होगी ना, दो जो शिक गवर्नमेंट जो दो कानून किए हैं वो तो पूरी होगी। एक तो वो 65 से ऊपर हैं वो भी हो गए, एक वो डिपेंडेंट है वो भी हो गए। अब आखिरी ये है कि वो उनको जो है ना केयर चाहिए, वो अपनी केयर कर नहीं सकते, उनके यानी कि हालात ऐसे हैं इमोशनली या फिज़िकली, उनको अब जो है वो जहनी कोई मसला है या फिज़िकली उनको ऑब्वियसली वो चल फिर नहीं सकते, जो डेली कोरस होता है उसको वो खुद नहीं खा
पका नहीं सकते, वो जो है इवन मेमोरी का अगर इस इशू है तो वो यानी कि मेडिकेशन लेने के लिए उनको याद ही नहीं है इतनी कि मेडिकेशन लेनी है नहीं लेनी। तो ये ऐसी चीज़ें जो है ये फिर आपको साथ देंगी। लेकिन फिर ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि वो ये ऑफ्टन यही कहते हैं जी देखें आपका वहाँ पे वो जो पैसे आप भेज रहे हैं तो आप फाइनेंशियली इस पोजीशन में हैं तो आप वहाँ पे केयर वर्कर क्यों नहीं एम्प्लॉय कर लेते जो उनकी लुक आफ्टर करें। पहली बात है कि वहाँ पे जो है ऑब्वियसली मोस्टली ट्रेन केयर वर्कर तो आपको मिलेंगे ही नहीं। जब अगर मिल भी जाते हैं तो ऑब्वियसली वो लुक आफ्टर जो है जो एक फैमिली मेम्बर कर सकता है वो केयर वर्कर तो ऑब्वियसली नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हाइजीनिकली ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने करीबी जो है वही कर सकता है। वो तीसरा आप बेशक उसे जितना भी पैसा दें वो नहीं करेगा, अगर करेगा भी तो उसमें वो सही तरीके से लुक आफ्टर नहीं करेगा। हो सकता है कि वो लुक आफ्टर में जो है जैसे मैंने आपको एक वो केस के बारे में बताया कि उनकी नेग्लिजेंस की वजह से जो केयर वर्कर थे उन्होंने गलत मेडिकेशन देने की वजह से जो है वो जो उनका ओबियसली मज़ीद उनको जो है वो मेडिकल प्रॉब्लम जो थी वो बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि उनको क्रिटिकली फिर हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा और फिर वो तकरीबन 1 माह वहाँ पे बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में रहे और शुक्र है वो तो बच गए थे। लेकिन ये सारी चीज़ें इस किस्म का जो है आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। अच्छा, तो मुझे अगर ज़्यादा एडवाइस लेनी है तो आप नंबर दे देंगे तो हम आपको कांटेक्ट देखिए स्टूडियो वाले जो लड़के बैठे हुए हैं आपको नंबर दे देंगे। अच्छा, तो मैं उनसे बात करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। देखिए जो है ना ये जो बात अभी जो कॉलर ने की है इसके बारे में मैं तकरीबन सब प्रोग्राम में जो है बात करता हूँ। एक तो इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, पेरेंट्स की जो फ़ीस होती है ये बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल फ़ीस जो है वो कम है, ये डबल फ़ीस बन जाती है। यानी कि पेरेंट्स की आप अप्लाई करते हैं तो वो नॉर्मल फ़ीस अगर आप अपनी बीवी को बुलाते हैं तो उससे डबल बन जाती है। और इसका कोई वजह नहीं है डबल क्यों, क्योंकि वो एप्लीकेशन में क्या जब पेरेंट्स की एप्लीकेशन में जो काम करना वो ज़्यादा करना पड़ता है, दूसरे में कम करना पड़ता है। नो, ये तो टोटल नॉनसेंस, ऐसी कोई बात नहीं है। एप्लीकेशन वही है और उसमें कोई इनका ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता। लेकिन देखें नाइंसाफ़ी देखेंगे वही सेम ये भी एप्लीकेशन है वो भी एप्लीकेशन है, उसके फ़ीस जो है वो डबल है। अब ऑब्वियसली ये और फिर उसके बाद मिलने के चांसेस जो हैं वो एक्चुअली 100 में से तकरीबन 90 यानी कि जो है 90% जो है वो यानी कि डिसमिस होने के चांस है, आपको नहीं मिलेगा। ज़्यादा 5 या 6% चांस है कि आपको वो वीज़ा मिलेगा। तो वो पैसे 6-7 हज़ार पाउंड भी ज़ाया हुआ, वीज़ा मिलने के चांसेस भी नहीं। फिर आप अपील पे जाएंगे, मज़ीद 2-3 हज़ार पाउंड आपके अपील पे भी लग जाएंगे। और वहाँ पे भी जाकर जैसे मैंने कहा है कि कोई ऐसा केस लॉ नहीं है जिस पे आप रिलाई कर सकें। और चंद ऐसी जो बातें हैं जो उठाते हैं वहाँ पे उसका जो आंसर होता है वो एक्चुअली आसान नहीं है। और एक दफ़ा मैं जी एक दफ़ा ऐसे भी हुआ कि वो जज ने कहा जी जो उनके नेबर्स हैं वो भी लुक आफ्टर कर सकते हैं। तो मैंने कहा सर ये जो 2-8 लव योर नेबर वो जो क्रिश्चियनिटी का प्रिंसिपल है वो ख़त्म हो चुका है। आजकल कोई भी किसी की इतनी देखभाल नहीं कर सकता है। तो ये ऐसी सिचुएशन है नाजरीन, ये वेरी सैड सिचुएशन है। इसके लिए आप आवाज़ उठाएँ और ये रूल बदलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे पे ऐसी फैमिली यहाँ पे हैं जिनके पूरे की पूरी फैमिली यहाँ पर उनके वालिदैन वहाँ पर अकेले रह रहे हैं। ये वेरी सैड सिचुएशन है। नाजरीन हमारे टाइम जो है ये ख़त्म होने को आ रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है हम आपको मिलेंगे। अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का ख़ास ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह निगहबान।